नमस्कार दोस्तों, आपके घरों में जो रसोई गैस आ रहा है ना, महंगा हो गया है। 60 रुपये कीमत बढ़ी है 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के। तो राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका जो है वो अनिवार्य है और ये भूमिका प्राइस जो बढ़ा है वो कीमत चुकाकर अदा कर सकते हैं। दिक्कत प्राइस बढ़ने से तो है ही, एक साल में ये दूसरा मौका है जब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए प्राइस बढ़ा है। 110 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है और अब 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर जो है आपको 913 रुपये में मिलेगा। प्राइस बढ़ना एक दिक्कत है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरी दिक्कत क्या है, प्राइस बढ़ा क्यों है? प्राइस बढ़ा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका जो है ईरान पर उन्होंने हमला किया पहले और उसके बाद एक युद्ध चल रहा है, जिसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके जरिए दुनिया भर की जितनी भी तेल की आपूर्ति होती है उसका 20% हिस्सा उस रास्ते के थ्रू आपूर्ति होता है, सप्लाई होता है, उसमें दिक्कतें चल रही हैं, जिसके कारण से पेट्रोलियम और जो ऑयल है उसमें दिक्कत है, जिसके कारण से कीमत बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि भैया युद्ध चल रहा है, युद्ध में तो ये सब कुछ हो सकता है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि पहले हम ईरान से तेल खरीदते थे, अमेरिका ने कहा नहीं भाई ईरान से तेल खरीद नहीं सकते, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ईरान से तेल खरीदना हमको सस्ता भी पड़ता था और उसकी जो शिपिंग कॉस्ट थी वो भी कम पड़ती थी। इसके बाद 2022 के बाद हम रशिया से तेल खरीदने लगे, रशिया भी हमको सस्ता तेल देने लगा। फिर अमेरिका ने कहा नहीं नहीं भाई रशिया से भी तेल नहीं खरीदोगे, हम लोगों ने रशिया से तेल खरीदना भी बंद कर दिया। अब जब दिक्कत बढ़ी ना तो अमेरिका, यूएस ने हमको रियायत दी, बोला 30 दिनों का समय है, रशिया से तेल खरीद सकते हो। लेकिन पता है कौन सा तेल? कोई नया तेल नहीं खरीद सकते हम, कोई नया ऑर्डर नहीं दे सकते तेल परचेज करने का। 5 मार्च पहले से, जो 5 मार्च 2026 से पहले जो ऑर्डर जा चुका है और जो फेरीज रास्ते में हैं, लदे हुए हैं, उनको हम मंगवा सकते हैं। बस ये रियायत दी गई है, मतलब अमेरिका ने हमको अलाउ किया है कि हम वो तेल खरीद लें। तो दिक्कत आप समझ रहे हैं किस चीज़ से है? दिक्कत इस चीज़ से है कि हमारे घर के फैसले कोई और ले रहा है, जो अपने आप को दादा कहता है। दादागिरी क्यों कर चलती है उसकी, इसके बारे में अभी हम लोग बातचीत कर लेंगे और ज़रूरी बात इस पर भी करेंगे कि दादागिरी हम चलने क्यों देते हैं, क्या ज़रूरी है कि हम दादागिरी से सह जाएं? अच्छा, दूसरी एक बात यह भी है कि जब हम सारी चीज़ें मान रहे हैं, तुम्हारे हक में बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकली जो हमारा स्टैंड रहा उससे अलग हट रहे हैं, तो भी हमको नुकसान क्यों, तो भी दादागिरी क्यों दिखा रहे हो? और सवाल तो ये भी कि भैया अमेरिका का आदमी आके, अमेरिका का नेता आके यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई चाइना के साथ हमने जो गलती की 20 साल पहले, वो गलती भारत के साथ नहीं करेंगे, वरना भारत भी हमसे आगे निकल जाएगा जैसे चाइना आगे से निकल गया। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China. मतलब वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि तुमको नीचे ही रखेंगे, तुम ऊपर नहीं जा सकते। तो जो हमारा सपना है विश्व गुरु बनने का, वर्ल्ड को लीड करने का, उस सपने का क्या होगा? आपको समझ ही नहीं आता। ट्रंप लगातार आपको बेइज्जत करता रहता है, हम कुछ नहीं बोलते, हमको समझ ही नहीं आता हम इतने कमजोर क्यों गए। तो द पॉलिटिक्स शो में मैं नीरज एक्सप्लेन करूंगा इन सभी पॉइंटर्स को। तेल की बढ़ती कीमतें वो क्यों बढ़ी हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात, अमेरिका की दादागिरी चलती क्यों है इसके ऊपर थोड़ी सी बात, और हम अमेरिका को दादागिरी करने क्यों दे रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात। तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब अब तक ना किया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियोज़ आए उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो साहब खबर यह है कि एलपीजी गैस का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, 913 रुपये का हो गया 14.2 किलोग्राम वाला जो सिलेंडर है। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत जिनके पास सिलेंडर आया उनके लिए कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स बता दूं। उज्ज्वला योजना के जो कंज्यूमर्स थे ना, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं 2019 की, 2022 की, जो ये कहती हैं कि उज्ज्वला योजना के कंज्यूमर्स दोबारा सिलेंडर भरवाने के लिए आए ही नहीं, क्योंकि कीमत नहीं बढ़ सकते थे, वो गरीब थे। वैसे भी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है ना सरकार, तो गरीबी की क्या स्थिति हो आप देख लीजिए। तो महंगाई और गरीबी ये हमारे देश में प्रिवेलेंट है और लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आम लोग, आप, हम, हमारी जिंदगियां बड़ी खराब होती जा रही हैं। और मुझे नहीं पता मुझे देखने वाले यूजर्स कौन कौन से हैं, लेकिन 25,000 ज्यादा से मासिक तनख्वाह पाने वाले लोगों की आबादी तो बहुत कम है, कहां से गैस भरवाएंगे वो? अच्छा, एक साल में बल्कि 11 महीनों में दूसरा मौका है जब रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं। अप्रैल 2025 में कितने बढ़े थे? 50 रुपये, और इस बार बढ़ गए 60 रुपये। टोटल बढ़ोतरी हो गई 60 और 50 110 रुपये की, और अब 913 रुपये में हमको गैस सिलेंडर जो है वो मिलेगा।
पहले कितने का मिल रहा था? 803 रुपए का। इसका मतलब तो यही हुआ, 803 में 110 रुपए बढ़ रहा है एक साल के अंदर। परसेंटेज कितना होता है? एक साल में 803 से 110 रुपए बढ़ रहा है, मतलब लगभग 11-12% जो बढ़ोतरी है वो हो रही है, 12% से ज्यादा। और पर कैपिटा इनकम जो इवैल्यूएशन है वो कितना बढ़ा है? 6 से 7%। मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है 6% से 7%, और रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है 12% से ज्यादा। कैसे काउंटर कर पाएंगे आप इस प्रॉब्लम को? आप काउंटर नहीं कर पाएंगे। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, ये फैक्ट है। आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, लेकिन हम सवाल ना पूछ पाए इसके लिए हमको तो उलझा दिया जाता है अलग अलग मामलों में, और लोग लग जाते हैं नेतन्याहू की पूजा करने में। कर ही रहे हैं लोग। खबरें आप लोगों ने देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो वीडियो जो है वो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ये देखिए, नेतन्याहू साहब की पूजा हो रही है। इससे पहले ट्रंप साहब के लिए हवन हुए, पुतिन साहब के लिए। जब रशिया से सस्ता तेल पुतिन ने दिया हमको, तब पुतिन साहब की भी पूजा होने लगी। तो देश के लोग बड़े भोले हैं, है ना, कैसे भी इनको उलझा दिया जाए ताकि इनके किचन पर जो हमला हुआ है, रसोई गैस की कीमतों पर जो हमला हुआ है, उनके बारे में ये नहीं बोल सके। और सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, सरकार कुछ बता नहीं रही है कि एग्जैक्ट स्थिति क्या है। ऐसे तो भाई गांव में जितने भी रूरल एरियाज हैं, डिस्ट्रेस में आ जाएंगे लोग, सोचेंगे होने क्या वाला है, पता ही नहीं चल रहा है। पेट्रोल पंप से लोग पेट्रोल भरवाने लगे। अभी नीलांजन तिवारी जो है हमारी टीम के, और आप देखते हैं दुनिया की बातें में उनको सुनते भी हैं, वो बता रहे थे उनके गांव में कई लोग इकट्ठा करने लगे हैं कि भाई पेट्रोल इकट्ठा करके रख लो। तो क्लैरिफिकेशन तो दे सरकार कि क्या स्थिति है। अच्छा, दादागिरी अमेरिका की चलती क्यों है? तो डॉलर जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे ज्यादा डॉलर के ऊपर होता है अमेरिका, इस कारण से क्योंकि आर्थिक शक्ति है, तो जिसके पास पैसा होगा वो आपको दबाएगा। इस नियम के तहत अमेरिका जो है वो दबाता रहता है देशों को। विश्व युद्ध 2 के बाद अमेरिका ने आर्थिक पूंजी जो अपनी है उसको बढ़ाई और उसको वैश्विक मान्यता दिलवाई, एक तरीके से आप ये समझिए। 1970 के दशक में गोल्ड स्टैंडर्ड हटा, डॉलर जो है वो स्टैंडर्ड बन गया, और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो ज्यादातर 80-90% इसी में होता है। रशिया और चाइना इसलिए अलग है क्योंकि वो रशिया और चाइना के बीच जो व्यापार है वो डॉलर में नहीं हो रहा है, युआन में और रबल में कर रहे हैं वो लोग। हम लोग तो डॉलर में ही कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी अलग अलग देश हैं, ज्यादातर देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डॉलर के अंदर है। इसके लिए यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को अमेरिका बहुत ज्यादा प्रमोट भी करता है, और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, इसके लिए तमाम लोग खरीद के रखते हैं। तो अमेरिका का जो डॉलर है वो बहुत मजबूत है, जिसके कारण अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, अमेरिका डिक्टेट करता है दुनिया को। और जो कमजोर लोग हैं, कमजोर नेतृत्व वाले लोग जो हैं वो डिक्टेट हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ कह नहीं पाते अमेरिका को। अपने यहाँ आप केवल नारे परोसते रहते हैं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। क्या रहा मेक इन इंडिया का? स्टार्टअप इंडिया। क्या हुआ स्टार्टअप इंडिया में? कितना हमने आउटकम हमारा क्या रहा? स्टार्टअप तो लगातार बंद हो रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है। इनइक्वालिटी जो है वेल्थ वाइज वो लगातार बढ़ रही है। एक अडानी बहुत अमीर हो जाए और करोड़ों भारतीय गरीबी के दलदल में फंसते चले जाएं, तो क्या ये भारत का विकास होगा? ये तो नहीं होगा ना भारत का विकास। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं पे जाते हैं, फायदा होता है अडानी को। आम लोगों को क्या फायदा पहुंच रहा है? रशिया से जब तेल खरीदा भी गया सस्ता, क्या उसका फायदा आप लोगों को पहुंचा? हम लोगों को मिला? नहीं पहुंचा, क्योंकि कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम हो रहा है, और केवल चंद लोग जो हैं वो अमीरी के आसमान पर पहुंचेंगे, और आप और हम गरीबी के दलदल में दबे रहेंगे। ये बात इंश्योर किया जा रहा है, और इसलिए इंश्योर किया जाता है क्योंकि हम और आप सवाल ही नहीं पूछते। अमेरिकी कांग्रेस जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट को कई ताकतें देती है, उसमें से एक ताकत यह है कि इमरजेंसी लगा सकता है। वो हमारे देश में भी है। देश के हालात को देख के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई खतरा दिखे तो इमरजेंसी आप लगा सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी ये ताकत है। एक ताकत है उसके पास सैंक्शन लगाने का। जो उसके एनिमी नेशन हैं उनके ऊपर वो सैंक्शन लगा सकता है, व्यापारिक सैंक्शन, प्रतिबंध। यानी कि भाई जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ और अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया कि भाई आप वॉर नहीं कर सकते, हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो सैंक्शन जो है वो अमेरिकी कंपनियों पे लगा कि भाई आप रशिया के साथ व्यापार नहीं कर सकते। अब एक ताकत होती है सेकेंडरी सैंक्शन की, कि जिसको हमने शत्रु देश बताया, जिनके ऊपर हमने सैंक्शन लगाया है, उनके साथ कोई और देश भी व्यापार नहीं कर सकता है। इन सेकेंडरी सैंक्शंस के कारण ही 2019 के आसपास ईरान से तेल खरीदना हमारा बंद हो गया, और इन सेकेंडरी सैंक्शंस के कारण ही रशिया से तेल खरीदने में भी हम को मना करना पड़ा कि ठीक है भाई हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अगर दम होता, अगर हम लोग बहुत मजबूत नेतृत्व के
सारे चल रहे होते तो अमेरिका को कह सकते थे भाई देखो हम अपना व्यापार जो हम तय करेंगे, और अगर तुम सैंक्शन वाली बात कर रहे हो तो तुम हमको क्या दोगे ये बताओ। मतलब दोस्ती यारी में केवल एक तरफ से तो नहीं दिया जाएगा, इट शुड बी गिव एंड टेक ना। मतलब हम केवल सजा भुगते, हमारे ऊपर तुम टैरिफ लगाओ, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ ना लगाएंगे। तुम कहोगे कि भाई तुम ईरान से सस्ता तेल खरीद रहे हो, अभी ईरान से नहीं खरीद सकते, रशिया से खरीद रहे हो, रशिया से नहीं खरीद सकते, वेनेजुएला से खरीद लो क्योंकि अब वेनेजुएला को मैंने कब्जे में ले लिया है। मतलब हम तुम्हारे फायदे के लिए करते रहे काम और तुम हमारे फायदे की सोचो ही नहीं, बल्कि हमारे लिए नुकसान ही नुकसान का सबब बन जाओ। तो ये कैसी दोस्ती। लेकिन माय डियर फ्रेंड के नारों के तहत ये सवाल भी दब जाते हैं। तो दरअसल आपको सोचना पड़ेगा कि इजराइल और अमेरिका ने जब ईरान पे हमला किया उससे एक दिन पहले इजराइल में थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2017 में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे गया, वो भी नरेंद्र मोदी थे। तो भाई अभी जब हम इजराइल के साथ गए, इजराइल गए प्रधानमंत्री, बात क्या हुई, क्या बात करने गए थे हम? हमला हो गया, युद्ध शुरू हो गया। तो क्या हम युद्ध के पक्ष में हैं? क्या हम ऑपरेसर्स के पक्ष में हैं? एप्स्टीन फाइल में एक जिक्र आया कि भाई इजराइल जब पहली बार गए थे 2017 में, तो वो एप्स्टीन की सलाह पर ट्रंप को खुश करने के लिए गए and he sang and danced there। भारत के मंत्रालय ने हालांकि इसको रबिश क्लेम करार दिया है, लेकिन आपके एक्शंस तो ये बताते हैं ना कि भाई आप उन्हीं की साइड ले रहे हैं, उन्हीं के साइड से काम किया जा रहा है। और अगर यही विदेश नीति है, अगर हमने एक पक्ष चुन भी लिया है सरकार के तौर पर, अगर हम बात करें तो भाई उस पक्ष से हमें फायदा भी तो हो। फायदा होता तो नहीं दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ है, जहां से हमारे खाड़ी मुल्कों से जितना भी हम तेल आयात करते हैं वो तेल जो है उसी रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। ईरान से हम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल सैंक्शंस के कारण 2019 के बाद से, लेकिन इराक से तो कर रहे हैं, सऊदी अरब से तो कर रहे हैं, कतर से तो कर रहे हैं। वो सारा तेल आता है लगभग 1/3 से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। अब वो क्योंकि बाधित है, हालांकि आधिकारिक तौर पर ईरान ने बंद नहीं किया है, ये बयान आया है, लेकिन बाधित तो है, तो वहां पे आपूर्ति हमारी ठप हो रही है। इस कारण से फिर से हम रशिया से खरीद पाएंगे, और खरीद नहीं पाएंगे। मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, ये जो रियायत हमें अमेरिका ने दिया है, ये रियायत वो है कि 5 मार्च 2026 से पहले जो ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जो शिपमेंट्स ऑन द वे हैं, जो आ नहीं पाए सैंक्शंस के कारण, वो शिपमेंट्स आप मंगा सकते हो, ला सकते हो। तो हम किसी के रियायत पर अपने व्यापारिक फैसले लेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने का कोई जिम्मेदारी क्या हमारे सरकार की है? नहीं है ना। भाई लड़ तुम रहे हो और तुम हमको अपना दोस्त कह रहे हो। हम दूसरा पक्ष जो है जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो वो भी हमारा दोस्त रहा है, उसने हमारे फायदे की बहुत सारी चीजें की हैं, हमने उन सब चीजों को इग्नोर कर दिया। तो तुम्हारी तरफ से हमें कुछ तो फायदा मिले, फायदा तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये दोस्ती नहीं हो सकती है, ये किसी तरह का दबाव हो सकता है। किस तरह का दबाव होगा वो तो खैर सरकार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मोदी जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो पता पड़े कि क्या कोई दबाव है या हमने कोई ज़बरदस्त चीज़, विजनरी आइडिया कोई सोच रखा है कि फ़िलहाल तकलीफ झेल जाते हैं और आगे जो है लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा होगा। लेकिन मनमोहन सिंह कहा करते थे, इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। सो तात्कालिक फ़ायदा नुकसान जो है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग अफोर्ड कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बारे में हमको ख्याल रखना चाहिए। इंडियन ओशन रीजन में आके अमेरिका जो है, हमारे मेहमान जो शिप थे ईरान के, उसको उसने ध्वस्त कर दिया। हम एक वर्ड कंडेम नहीं कर पाए। बाद में हम ईरानी दूतावास में गए और वहां पे हमने कंडेमनेशन की, लेकिन हम बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। तो ये तो सीधे तौर पर कोई विदेशी संबंध नहीं बल्कि कोई विदेशी दबाव सा दिखता है। और ये ना दिखे इसके लिए जरूरी है स्पष्टीकरण मिले देश की जनता को, देश के लोगों को, वरना लोग तो झेलते ही रहेंगे। किन किन देशों से भारत तेल मंगाता है वो थोड़ा सा समझिए। रशिया से सैंक्शन से पहले 30% से 34% हिस्सा आता था। इराक से लगभग 19 से 23%, सऊदी अरब से 13 से 18%, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई से 8 से 11% और यूएस से 6 से 7%। अन्य जैसे कुवैत, नाइजीरिया, ब्राज़ील, ओमान, इन जगहों से 10 से 15%। ये हिस्सा था जब हम रशिया से सस्ता तेल खरीदने लगे थे। अब रशिया और अमेरिका से जो तेल आ रहा है, इसके अलावा जिन देशों का मैंने नाम लिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इन सब देशों से जो तेल आएगा वो तेल आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण, जिसमें दिक्कत बढ़ रही है। इसलिए फिर से हमें अमेरिका ने रियायत दे दी है कि रशिया से जो तुम्हारे शिपमेंट्स पड़े हुए हैं, रास्ते में खड़े हैं, उनको तुम लोग मंगवा सकते हो। और 30 दिनों की मोहलत दी है कि 30 दिनों तक ही मंगवा सकते हो, उसके बाद
फिर देखा जाएगा, है ना। इससे पहले भारत ईरान से भी तेल परचेज करता था। ईरान भी रशिया की तरह हमें सस्ती कीमतों पर तेल देता था। ईरान ने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हमको दिए थे, चाबहार पोर्ट जैसे, लेकिन पता नहीं क्यों ईरान से हम लगभग दूर होते चले गए धीरे धीरे। और एप्स्टीन फाइल के रिलीज होने के बाद तो जिस तरीके से हमने इजराइल का पक्ष चुन लिया, दिख ऐसा रहा है अमेरिका की तरफ से हम लगभग बात नहीं कर रहे हैं, और मौन जो है युद्ध के समर्थन माना जा सकता है। कई सोशल मीडिया हैंडल्स जो है इस बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने पक्ष चुन लिया। हम पता नहीं क्यों ईरान के साथ दूरी को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, जबकि ईरान ने अलग अलग मौकों पर हमें बहुत फायदा पहुंचाया है। आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमने की है, जो आप देख सकते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स के अंदर। मेरी ही वीडियो है, आप देखें जरूर उसे भी सर्च करके कि ईरान का इतिहास हमारे साथ क्या रहा है। भाई कश्मीर को उसने मतलब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन उसमें उस बात को उसने डिनाई कर दिया। जब पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था, इट वाज ईरान जिसने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं भाई ये भारत और पाकिस्तान का इशू है। तो ईरान तो हमारा साथ देता रहा है। ईरान हमको सस्ती कीमतों पर तेल दे रहा था, लेकिन पहले ईरान पर सैंक्शन लगे, उसके बाद हम पे सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी दी गई और हमने ईरान से अपना व्यापार, ईरान से तेल मंगाना बंद कर दिया। तो वो बंद हुआ। अब उससे नुकसान क्या क्या हुआ? एक तो मैंने बताया सस्ता तेल हमको मिलता था, वो सस्ता तेल खत्म हो गया। दूसरी बात, लंबी क्रेडिट फैसिलिटी हमको ईरान देता था, वो लंबी क्रेडिट फैसिलिटी मिलनी हमें बंद हुई। तीसरी बात, शिपिंग कॉस्ट जो था वो भी कम पड़ता था हमको, सस्ती शिपिंग ईरान से हमको मिल जाती थी। ये तीनों चीज़ हमने गंवाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाया और अमेरिका ने हमको धमकी दी कि भाई तुम पे हम सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे। तो अमेरिका साहब, मोदी जी तो आपके पास, ट्रंप साहब जब पहली बार प्रेसिडेंट थे तब गए थे, उन्होंने तो नारा लगाया था आपके बाद ट्रंप सरकार। हालांकि हमारे विदेश नीति के लिए ये बड़ा हास्यास्पद नारा था और इसको बहुत ज़्यादा अडोर करने का या सेलिब्रेट करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन आप माय डियर फ्रेंड भी कहते हैं, फिर माय डियर फ्रेंड के साथ इस तरह की हरकत क्यों? उसके देश के साथ इस तरह की हरकत क्यों? और नरेंद्र मोदी जी, आप मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं। 2014-19 में स्पष्ट बहुमत और 2024 में मिला जुला एक गठबंधन सरकार आप लीड कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री आप बन चुके हैं। इतना कमजोर क्यों आप दिख रहे हैं कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ चुप हैं? क्यों नहीं बोल सकते हम? क्यों हम बराबर की बात नहीं कर सकते हैं? अमेरिका के नेता भारत में आकर वो कह देते हैं कि हम चाइना के साथ हमने गलती की थी, बराबरी पर बिठाकर इंडिया के साथ हम वो गलती नहीं करेंगे। मतलब घोषित तौर पर अमेरिका ये कह रहा है कि इंडिया को हम अपने से नीचे रखेंगे और हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे किचन पर हमला हो रहा है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं? क्यों लोग झेलें? अमेरिका और इजराइल की दादागिरी के कारण जो युद्ध पनपा है, उसमें भारतीयों की क्या जिम्मेदारी बनती है? भाई भारतीय तो उसका कारण नहीं थे ना, तो भारतीय झेल क्यों रहे हैं? इसका जवाब कोई तो देगा ना। और हम जवाब मांगेंगे किससे? हम जवाब मांग सकते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी। स्पष्टीकरण और जो लोगों के मन में चिंताएं अब व्याप्त हो गई हैं, उसका जवाब देने का समय आ चुका है। समय तो बहुत पहले से आ चुका है। तो भाई 12-1 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री रहते हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जनता के मन में जो सवाल पनप रहे हैं उनको जवाब दीजिए। क्योंकि ये जो युद्ध है हमारे बैकयार्ड तक तो पहुंच चुका था। लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने ये कहा था अपने ट्विटर हैंडल से, जब इंडियन ओशन रीजन में अमेरिका ने दादागिरी की और हम मौन रहे। अब ये हमारे किचन तक पहुंच चुका है। ज़रूरी है आप लोगों को समझाइए कि स्थिति है क्या और उन स्थितियों के बीच हमारी स्थिति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि जानना ज़रूरी है? अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो पर कमेंट्स करिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अमेरिका की दादागिरी जो चलती है उसकी जो वजह हैं, मैंने ब्रीफली तो इस वीडियो में भी कोशिश की है बता पाऊँ। डिटेल में क्या आप जानना चाहेंगे कि अमेरिका की दादागिरी चलती क्यों है? डॉलर इतना मजबूत कैसे हो गया? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, एक वीडियो उस पर भी आपके लिए लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।